पुलिस को एक क्राइम सीन से एक अनजान लाश मिलती है। यह लाश एक युवा लड़की की है जिसे कोई पहचान नहीं सकता। ना कोई नाम, ना कोई पहचान और ना ही कोई सस्पेक्ट से कोई संबंध। सबसे अजीब बात यह थी कि जहां यह लाश मिली थी वहां का नजारा बेहद हिंसक था, लेकिन यह लाश वैसी ही पड़ी थी जैसे किसी ने इसे अभी रखा हो, बिना किसी चोट के, बिना किसी ब्लड के निशान के, बिल्कुल ताजा। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इस लाश को टिल्डन फैमिली की मॉर्चुअरी भेज दिया गया, जहां टॉमी टिल्डन और उसका बेटा ऑस्टिन फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट्स थे। उनका काम था इस लाश का ऑटोप्सी करना और मौत की वजह ढूंढना। जैसे ही टॉमी और ऑस्टिन ने ऑटोप्सी शुरू की, हर कदम पर रहस्य और भी गहरा होता गया। शुरुआत में उन्होंने देखा कि इस लाश पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने भीतर की जांच शुरू की, एक के बाद एक डरावनी और अजीब चीजें सामने आने लगी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि इस लाश की हड्डियां टूटी हुई, जैसे इसे किसी ने यातना दी हो, लेकिन बाहर से कोई चोट का निशान नहीं था। फिर उन्हें पता चला कि इसके अंदर के ऑर्गन्स जल चुके थे, जैसे किसी ने इसे जिंदा जलाने की कोशिश की हो, लेकिन बाहर की त्वचा पर जलने का एक भी निशान नहीं था। यह संभव नहीं था, कोई भीतर से पूरी तरह जल जाए लेकिन बाहर एक खरोंच तक न हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें लड़की के गले के अंदर कपास का एक टुकड़ा मिला, जिस पर एक पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। यह एक एंशिएंट कर्स था जो पुराने विच ट्रायल से जुड़ा हुआ लगता था। यह देखकर ऑस्टिन और टॉमी और भी घबरा गए। इसके बाद उन्हें एक और खौफनाक चीज मिली। जेन डो के शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर किसी ने अजीब सिंबल्स बना रखे थे, लेकिन ये सिंबल्स केवल भीतर से दिखते थे, बाहर से नहीं। ये पुराने विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक से जुड़े सिंबल्स थे। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई सामान्य लाश नहीं थी, बल्कि इसमें कोई अजीब और खतरनाक ताकत छुपी थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मॉर्चुअरी में अजीब घटनाएं होने लगीं। रेडियो अपने आप चालू हो जाता, गलियारों में अंधेरे में परछाइयां नजर आती और मॉर्चुअरी में रखी दूसरी डेड बॉडीज हिलने लगती। टॉमी और ऑस्टिन अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक ऑटोप्सी नहीं थी, बल्कि एक सुपरनैचुरल फिनोमेनन था। ऑस्टिन को धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई समझ में आने लगी। यह लड़की विक्टिम नहीं थी, बल्कि खुद एक विच थी। विच ट्रायल्स के समय लोगों ने इसे अमानवीय यातनाएं दी थीं, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, लेकिन यह मरी नहीं, बल्कि यह एक अभिशाप बन गई जो आज भी जिंदा था, और जो भी इसे समझने की कोशिश करेगा उसकी मौत निश्चित थी। इसके बाद सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने लगा। मॉर्चुअरी में रखी सारी डेड बॉडीज चलने लगीं, उनकी छायाएं दीवारों पर दिखने लगीं और धीरे धीरे वे सब एक ही रूप ले रही थीं, जेन डो का रूप। टॉमी को अब एक आखिरी कुर्बानी देनी पड़ी। उसने समझ लिया कि अगर वह जेन डो को दर्द देगा तो शायद यह सिलसिला रुक सकता है। उसने एक अनुष्ठान शुरू किया जिसमें उसने खुद को बलिदान कर दिया ताकि जेन डो की शक्ति को समाप्त किया जा सके। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। ऑस्टिन को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा था। अगले ही पल ऑस्टिन भी मॉर्चरी की बालकनी से नीचे गिर जाता है और पूरी मॉर्चरी फिर से खामोश हो जाती है। हर चीज वैसी की वैसी ही रहती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जेन डो की बॉडी भी ज्यों की त्यों पड़ी होती है, बिल्कुल निश्चल, ठंडी, लेकिन एक अनजान ताकत से भरी हुई। अगली सुबह पुलिस फिर आती है और देखती है कि टॉमी और ऑस्टिन दोनों मर चुके हैं, लेकिन जेन डो की बॉडी अब भी वैसी ही है, बिना किसी नुकसान के। पुलिस इसे एक दर्दनाक हादसा मानकर इस लाश को वापस मोर्ग भेजने का फैसला करती है। जैसे ही एम्बुलेंस जेन डो की बॉडी को लेकर जाती है, अचानक उसके पैर की उंगलियां धीरे धीरे हिलती हैं, जैसे एक डरावनी मुस्कान हो। इसका मतलब साफ था, यह विच अभी भी जिंदा थी और जहां भी यह जाएगी वहां मौत और तबाही लेकर जाएगी। अगर आपको ऐसी इंटेलिजेंट और एटमॉस्फेरिक हॉरर मूवीज पसंद हैं जो आपके दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं,
तो द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो एक मस्ट वॉच मूवी है।